हेलो डी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार लेवल से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th हिंदी के लिए मोस्ट वांटेड क्वेश्चन ला चुका हूं। यदि आपने बस इन्हीं क्वेश्चन को कर लिया तो आप हिंदी के एग्जाम में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। मैंने टोटल 50 क्वेश्चन लाया है, जिसमें से मैंने 35 MCQ क्वेश्चन लिया है। बाकी 15 लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके 5 नंबर 6 नंबर में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपके 2024 के जितने भी पेपर हुए हैं, 2023 के जितने पेपर हुए उनसे भी है। और आपके जितने भी क्वेश्चन बैंक है, चाहे आपका विद्या क्वेश्चन बैंक हो, चाहे आपका अवतार क्वेश्चन बैंक हो, चाहे आपका राजीव क्वेश्चन बैंक हो, और आपके एनसीईआरटी के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनसे मैंने इन सभी प्रश्नों को लाया है। तो आपको टेंशन नहीं करना है। यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत भी पढ़ा है और आप चाहते हैं कि हिंदी के सब्जेक्ट में 95 प्लस स्कोर कर लें, 95 प्लस स्कोर कर ले, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आपने बस इसी वीडियो को देख लिया तो आपका पेपर 100% है कि 95 प्लस स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 100% यहीं से बनेगा पेपर, एकदम कंफर्म है बाबू। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन ऐसे हैं जो शुक्ल युग के लेखक नहीं है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला सवाल हो गया है 2025 एग्जाम के लिए। और 2025 का ये आउट क्वेश्चन है। ये 2025 का क्वेश्चन है, आउट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2024 में प्रश्न आया था, 2023 में भी आया है और सभी क्वेश्चन बैंक में भी पूछा गया है। शुक्ल युग के लेखक नहीं है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। बाकी जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग के लेखक है, प्रेमचंद्र भी शुक्ल युग के लेखक है, और बाकी रामचंद्र शुक्ल भी शुक्ल युग के लेखक है। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या है, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है कि पूस की रात कहानी के लेखक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पूस की रात, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, प्रेमचंद्र, सुदर्शन या यशपाल जी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो पूस की रात कहानी के जो लेखक कौन है, आपके प्रेमचंद्र जी। कौन है, प्रेमचंद्र जी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूस की रात के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र जी। ठीक है, और ये किस विधा की रचना है, तो कहानी विधा की रचना है, ये भी याद रखेगा। पूछ देगा कि पूस की रात किस विधा की रचना है, तो कहानी विधा की रचना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2025 का भी आउट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है कि सुंदर सॉरी सिंदूर की होली, सिंदूर की होली के नाटककार है कौन है, सिंदूर की होली के नाटककार कौन है, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र या हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, ये भी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और 2024 में प्रश्न आया है। 2025 में 100% की ये वाला प्रश्न आ जाएगा। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि सिंदूर की होली के नाटककार कौन है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र है। कौन है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि रूस की 25 मास, रूस में 25 मास यात्रा विद के लेखक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए, और 2025 का आउट क्वेश्चन हो गया ये भी। 100% 2025 में पूछेगा कि रूस में 25 मास यात्राविद के लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र, प्रभाकर माचवे, रामवृक्ष बेनीपुरी या राहुल संकृत्यायन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि रूस में 25 मास यात्राविद के लेखक कौन है, राहुल संकृत्यायन। कौन है, राहुल संकृत्यायन क्या है, रूस में 25 मास यात्राविद के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर एक प्रश्न का आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना है और लिख लेना है, ताकि आपको कोई भी 2025 एग्जाम में दिक्कत ना हो। यही प्रश्न आएंगे 100% है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। आपको बताना है कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी या रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, ये प्रश्न वेरी वेरी अभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो गया आपके एग्जाम के लिए कि माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना
इस संस्मरण के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर क्या है? माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, उसको ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है कि रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और 2025 का ये आउट क्वेश्चन हो गया। 2025 का क्या क्वेश्चन है? आउट क्वेश्चन है कि रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, या रामचंद्र शुक्ल ने, या जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक ना, ग्रियर्सन ने। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र बंधुओं ने कहा है। कौन कहा है? मिश्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल कहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न क्या, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कविदेव की नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन ऐसा कृति है जो रीतिकालीन कविदेव की नहीं है। कवि प्रिया क्या है? पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास, या रस विलास। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो रस विलास है एक कविदेव की है, भवानी विलास ये भी कविदेव की है, भाव विलास ये भी कविदेव की है। लेकिन जो कवि प्रिया है, ये कवि प्रिया है, ये भवानी सॉरी कविदेव की नहीं है। ठीक ना, ये जो कवि प्रिया है ये कविदेव की रीतिकालीन नहीं है। ठीक है, कृति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कवि प्रिया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन ऐसा है जो भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न है, और 2025 में भी प्रश्न आएगा, 100% है कि भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। विशेषता को हम लोग प्रवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, या काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीयता की भावना है ये भी भारतीय युग की विशेषता है। सामाजिक चेतना का विकास ये भी भारतीय युग का प्रवृत्ति है या विशेषता है। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध ये भी क्या है? भारतीय युग की विशेषता है। लेकिन जो आपका काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग ये आपका क्या है? भारतीय युग की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कर लीजिए, और 2025 में प्रश्न छप गया है। 100% ये प्रश्न छप गया है कि 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का प्रकाशन संपादक किसने किया था? याद रखिएगा, इससे दो प्रश्न पूछ सकता है कि तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो याद रखना 1943 में हुआ। और तार सप्तक का संपादन किसने किया था? रामविलास वर्मा ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जिनको अज्ञेय भी बोलते हैं, प्रभाकर माचुए ने, या गिरजा कुमार माथुर ने। तो जो 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का प्रकाशन का संपादन किसने किया था? वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया था। कौन किया था? अज्ञेय जी ने किया था तार सप्तक का प्रकाशन। ठीक है, अज्ञेय ने किया था। ठीक है, तो याद है ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? आपको बताना है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जयशंकर प्रसाद की, रामनरेश त्रिपाठी की, या महादेवी वर्मा की। ठीक है, तो जो आपका राम की शक्ति पूजा है, जो आपकी राम की शक्ति पूजा है, ये किसकी रचना है बाबू? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह रचना है, राम की शक्ति पूजा। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2023 2024 दोनों साल में पूछ दिया गया प्रश्न है, 2025 का भी आउट क्वेश्चन होने वाला है। ये राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या, ध्यान से देखिएगा। हाथी जैसे देह है, हाथी जैसी देह है, गंडे जैसी चाल, गंडे जैसी चाल, तरबूजे सी
खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ठीक है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला पंक्ति है कि हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस या हास्य रस। ठीक है, तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य रस है। ठीक है, हास्य रस है इस पंक्ति में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको बताना कि इसमें कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या श्लेष अलंकार है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस पंक्ति में मन मानो जनहु मनहु जनहु इन सब शब्द का प्रयोग हुआ है, मन मानो, जन जानो, मनहु जनो, इस शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो वहां पर समझिए कि वहां पर कौन अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्योंकि देखिए मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, तो मन मानो, मनहु जनो इन सब का प्रयोग हो तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये पहचानने का ट्रिक है, तो इसको याद रहेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये इंपोर्टेंट वाला ये पंक्ति है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि जो सुमिरत सीधी हुई गणनायक कवि करिबर बदन करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है, सोरठा छंद है, दोहा छंद है, रोला छंद है या कुंडलिया है। ठीक है, तो मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ कि इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो सोरठा छंद है। कौन छंद है? सोरठा छंद है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ध्यान से पढ़िएगा, नहीं हुआ है बोला। ठीक है, अनुकरण, अनुशासन, अनुतीर्ण या अनुवाद। ठीक है, तो इसमें कौन सा शब्द है जिसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी अनुतीर्ण में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या सी क्या देगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है उसको ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। नीलकंठ में कौन सा समास है बताना है? द्वंद्व समास है, बहुब्री समास है, द्विगु समास है या अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो जो आपका नीलकंठ है ये देवी देवताओं का नाम है। किनका नाम है? देवताओं का नाम है। तो जहां भी देवी देवताओं का नाम होता है वहां पर कौन समास होता है? तो वहां पर आपका बहुब्री समास होता है। कौन समास होता है? बहुब्री समास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि बादल का परिवारचित शब्द नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, शब्द नहीं है पूछा, याद रहेगा शब्द नहीं है। नीरद भी, अम्बुद, जलद या जलज। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ बाबू कि जो नीरद है ये भी जल का परिवाची है, अम्बुद है ये भी जल का परिवाची है, जलद भी ये भी जल का परिवाची है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है जलज, ये आपका क्या है? बादल का परिवाची नहीं है, ये बादल का परिवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपका, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है। तृतीय एक वचन रूप है युमाम, त्वया, त्वत या तुभ्यम। ठीक है, तो जो आपका युष्मद है, युष्मद सर्वनाम का तृतीय एक वचन क्या है? त्वया है। क्या है? त्वया। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्वया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया है कि गुनाहों का देवता रचना की विधा है, कहानी विधा है, नाटक है, उपन्यास या आत्मकथा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है और 2025 का ये भी आउट क्वेश्चन है। ठीक है, 2025 का क्या क्वेश्चन है? आउट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि जो गुनाहों का देवता है ये रचना जो है किस विधा की रचना है? तो मैं आपको बता दूं कि ये उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी पर जरूर से जरूर लिख लेना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या ध्यान सुनिएगा
अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामी के लेखक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी एक प्रश्न है कि ध्रुव स्वामी के लेखक कौन है। ठीक है, ध्रुव स्वामी के लेखक कौन है बाबू? जयशंकर प्रसाद जी हैं, या जगदीश चंद्र माथुर जी है, राम कुमार वर्मा जी है, या मोहन राकेश जी है। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये सवाल है कि ध्रुव स्वामी के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जयशंकर प्रसाद जी क्या है? ध्रुव स्वामी के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल ये भी ज्यादा हो जाता है कि संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन है? रामदास गौड़, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, या डॉक्टर नागेंद्र। तो मैं आपको बता दूं बाबू कि जो आपका संस्कृत और सभ्यता है, इसके इस जो निबंध है, संस्कृत और सभ्यता कौन सी विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। और इसके रचनाकार कौन है या निबंधकार कौन है? तो आपके श्याम सुंदर दास जी। कौन है? श्याम सुंदर दास जी है। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भाव विलास के रचयिता हैं। भाव विलास के रचयिता कौन है? भूसर जी, केशव जी, मतीराम जी, या देव जी। तभी मैंने पीछे ही प्रश्न कराया था कि भाव विलास के रचयिता कौन है? आपके देव जी हैं। कौन जी हैं? देव जी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है बाबू कि रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है। आपको बताना है कि रीति मुक्त काव्य धारा की रचना कौन है? सुजान सागर, बिहारी सतसई, या ललित ललाम, या काव्य निर्णय। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि रीति मुक्त काव्य धारा की रचना कौन है बाबू? रीति मुक्त पूछा, ध्यान सुनिएगा, रीति मुक्त। तो रीति मुक्त काव्य धारा की रचना कौन है? बिहारी सतसई। कौन है? बिहारी सतसई क्या है? रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान समझिएगा कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है 2025 का। ये भी आउट क्वेश्चन है, ये भी 2025 का आउट क्वेश्चन है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, 1951, 1979, या 1985। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा मैं आपको बताता हूँ। इसे दो क्वेश्चन में बता देता हूँ, ध्यान समझिएगा। दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो 1943 है, इसमें प्रथम था, मतलब तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है, या पहला तार सप्तक बोलिए या तार सप्तक बोल दीजिए। ठीक है, तो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 में। लेकिन दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1951 में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा क्या आ जाएगा? 1951 बिल्कुल क्या आ जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब पहला तार सप्तक बोलेगा या केवल तार सप्तक बोलेगा तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1943। लेकिन जब दूसरा सप्तक बोलेगा तो उसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि प्रगतिवादी युग के कवि है। आपको बताना है कि प्रगति युग के कवि कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, या जगदीश गुप्त। ठीक है, तो आपके प्रगति युग के कवि कौन है बाबू? आपके प्रगति युग के कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन क्या है? प्रगति युग के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि महादेवी वर्मा की रचना है। आपको बताना है कि इसमें कौन ऐसा है जो महादेवी वर्मा की रचना है? त्रिधारा, वीणा, पथ के साथी, गुंजन। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये भी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। त्रिधारा महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, वीणा भी महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, गुंजन भी महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, लेकिन पथ के साथी क्या है? ये महादेवी वर्मा की एक रचना है, जो बहुत प्रसिद्ध रचना है महादेवी वर्मा की, पथ की साथी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां पर अलंकार होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्या है? अलंकार है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है, और 2025 का भी आउट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, कि जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां अलंकार होता है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, या संदेह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट उपमा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं पहला प्रश्न पर, सॉरी अगला प्रश्न पर। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 11, 16, 12 या 13। ठीक है, तो जो सोरठा छंद होता है वो दूसरे और चौथे चरण में कितने मात्राएं होते हैं? 13 13 मात्राएं होते हैं। कितने मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है कि माता पिता में समास है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला सवाल है कि माता पिता में समास कौन समास है? कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, या बहुब्रीहि समास है, या द्वंद्व समास है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जहां भी योजक चिन्ह मिलेगा, जब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह मिलेगा, जब दो शब्दों के बीच में, बाबू ध्यान समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर सकते हैं। जब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आएगा तो वहां पर सदैव क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, माता पिता में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि समुद्र शब्द का परिवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन ऐसा है जो समुद्र शब्द का परिवाची नहीं है? सागर, परावार, या महिपति, या जलधि। ठीक है, तो मैं आपको बता दें ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो आपका सागर है ये भी समुद्र का परिवाची है, पारावार जो है ये भी समुद्र का परिवाची है, जलधि भी ये भी क्या है? समुद्र का परिवाची है। लेकिन जो आपका माहीपति है, जो महीपति है ये समुद्र का परिवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महीपति। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान सुनिएगा कि चंद्रगुप्त रचना की विधा है। चंद्रगुप्त रचना की विधा है मतलब बताना कि चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? निबंध, उपन्यास, नाटक, या कविता। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी सवाल है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, 2025 का भी आउट क्वेश्चन है। ठीक है, कि चंद्रगुप्त रचना की विधा है। तो चंद्रगुप्त किस रचना की विधा है? तो नाटक विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है, नाटक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चंद्रगुप्त रचना के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। ये भी याद रखेगा, पूछ देगा ये भी एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि दीप जले शंख बजे। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए। 2025 का भी आउट क्वेश्चन मान लीजिए, आउट क्वेश्चन हो गया 2025 का। ठीक है, कि दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, शांति शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी, या देवेंद्र सत्यार्थी हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है बाबू? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी है। कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान सुनिएगा। अगला प्रश्न शुक्लोत्तर युगीन लेखक है। आपको बताना है कि इसमें कौन ऐसा है जो शुक्लोत्तर युगीन लेखक है? कौन है वो? विनय मोहन शर्मा, मन्नू भंडारी, या उपेंद्र नाथ अस्क, या सत्येंद्र द्विवेदी। ठीक है, तो शुक्ल युगीन लेखक बताना आपको। शुक्ल युगीन लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्र नाथ अस्क। कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क क्या है? शुक्लोत्तर युगीन लेखक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्लोत्तर युगीन कौन है? शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क जी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। आपको बताना है कि इसमें किस कहानी मतलब किसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं? पानी के पानी के प्राचीर के, आपका बंटी के, या बूंद और समुद्र के, या बाण भट्ट की आत्मकथा के। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक किसके? बाण भट्ट की आत्मकथा। जो इनकी एक आत्मकथा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाला, इनकी क्या एक रचना है, इसको याद रखना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है वाला क्वेश्चन में आता है बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। इसमें बताना है कि कौन ऐसा है जो जयशंकर प्रसाद के नाटक नहीं है? अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, अंधेर नगरी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है ये अजात शत्रु भी है, स्कंदगुप्त भी है, और ध्रुव स्वामी भी है। ठीक ना, लेकिन जो अंधेर नगरी है ये इनका एक नाटक नहीं है, इस किनका है? प्रेमचंद्र जी का है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र का नाटक है अंधेर नगरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अंधेर नगरी क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधेर नगरी। ठीक है, इस तरह हमने क्या किया बाबू? इस तरह हमने टोटल 35 एमसीक्यू क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिया। कितना एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिया है? 35 एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिया है।
अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, मतलब जो भी अब लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएंगे, 4 नंबर का आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, सॉरी, एक और प्रश्न है आपका, एक और, अभी तक टोटल 34 हुआ था, आखिरी वो है कि पद्माभरण, पद्माभरण के रचयिता हैं, आपको बताना है कि पद्माभरण के रचयिता कौन है? सेनापति जी हैं, केशव जी हैं, या पद्माकर जी हैं, या भूषण जी है, ठीक है। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है एमसीक्यू का, ठीक है। तो पद्माभरण के रचयिता कौन है बाबू? पद्माकर जी। कौन है? पद्माकर जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी किया जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला एक गद्यांश है। ये गद्यांश आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा, ठीक है। और इस गद्यांश से रिलेटेड आपको 3 प्रश्न पूछेगा जो आगे दिया गया है। वो तीनों प्रश्न कितने नंबर कराएंगे? 2-2 नंबर कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यदि गद्यांश हो या पद्यांश हो, उसको हल करने का सबसे आसान तरीका ये होता है बाबू कि सबसे पहले आपको गद्यांश को एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्या करना है? ध्यानपूर्वक इस गद्यांश को पढ़ना है। फिर इससे रिलेटेड जो 3 प्रश्न पूछेगा उसका उत्तर इसी में से मिल जाएगा, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे तो, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसका उत्तर हम देते हैं। कह रहा है कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति को ही नाश नहीं करता है बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो उसे सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी, ठीक है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला आपका क्या है? एक गद्यांश है। 2025 के एग्जाम में मैं बता देता हूँ, 2025 के एग्जाम में एक गद्यांश छप जाएगा, 100% ये छप जाएगा। 2025 का आउट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए इस सवाल को, ठीक है। ये वाला आपका मित्रता चैप्टर से है। अब इससे रिलेटेड आपको 3 प्रश्न पूछेगा। इससे रिलेटेड कितने प्रश्न पूछेगा? 3 प्रश्न पूछेगा। चलिए सबसे पहले सबसे पहला प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो आपके पीछे गद्यांश दिया गया है इसका संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो संदर्भ को इसमें ध्यान समझिएगा। किसी भी गद्यांश या पद्यांश का संदर्भ लिखना हो तो आपको 2 चीज पता होनी चाहिए। पहला, उस पाठ का नाम, और दूसरा उस लेखक या कवि का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसका संदर्भ लिखते हैं। ब्लैक पेन सही लगाना है, संदर्भ फिर लिखना है कि प्रस्तुत गदावतरण, या लिखना है गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। इस तरह को क्या लिखना है? इसका क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। संदर्भ का एग्जाम में 2 नंबर का आएगा, ठीक है। 100% संदर्भ लिखने को आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है कि गद्यांश के रेखांकित अंश व्याख्या करना है। मतलब जो यहाँ पे रेखांकित किया गया है इसका क्या करना है? आपको व्याख्या करना है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो उसे सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। तो यहाँ पर रेखांकित किया गया है, तो इसका क्या करना है? व्याख्या करना है। तो चलिए कैसे करना है ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हेड लगाना है रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या हेड लगाना है? रेखांकित अंश की व्याख्या को हेड लगाना है ब्लैक पेन से। फिर लिखना है कि मानव जीवन में युवावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। जो मानव जीवन होता है उसमें जो युवावस्था होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। कुसंगित किसी युवा मनुष्य कुसंगत किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैरों में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, ठीक है। यहाँ पर एक कर दीजिएगा, उससे गिरा देता है, उससे प्राय गिरा देता है। इसी प्रकार कुसंगित में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है, और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है, ठीक है। इसके विपरीत यदि यदि उसका संगत अच्छा होगा, मतलब उसकी संगत क्या होगा? अच्छी होगी, तो हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बाहू अर्थात सहारा होती है, जो हमें गिरने नहीं देती है, अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती है, और जीवन को शुद्ध, सावित सात्विक सात्विक तथा उन्नत बनाती है, ठीक ना। तो इस तरह रेखांकित अंश का व्याख्या करना था। बस आपको इतना ही लिखना है। इन सभी का आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है और अपने कॉपी पर लिखते रहिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इससे तीसरा प्रश्न, ये भी 2 नंबर का आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। टोटल 3 प्रश्न पूछेगा, 2 प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, ये भी 2 नंबर का आपका है कि सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है? आपको बताना है कि जो उस गद्यांश में सुदृढ़ बाहु बोला गया उसका क्या अर्थ है? जिसका क्या अर्थ है? वो मजबूत सहारा। क्या होना चाहिए? मजबूत सहारा। सुदृढ़ बाहु का अर्थ क्या होता है? मजबूत सहारा, ठीक है। तो इस तरह से गद्यांश का उत्तर आपको देना था।
अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। अब इसका दूसरा प्रश्न क्या है उसको ध्यान से आप लोग देखिए, दूसरा प्रश्न क्या पूछा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न पूछा है कि दूसरा प्रश्न पूछा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश, ये वाला निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दिए। तो ये भी गद्यांश आपका 6 नंबर का रहेगा। इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड 3 प्रश्न पूछेगा जो प्रत्येक 2-2 नंबर का रहेंगे। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका गद्यांश है। कह रहा है कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक बन जाएगा और आज जो तरुण है वह वृद्ध होकर अतीत का गौरव स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका गद्यांश है और ये भी 2025 का आउट क्वेश्चन में पहले बताता रहा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाला गद्यांश है। तो चलिए सबसे पहले इसका क्या करते हैं, इसका हम तीनों प्रश्न का उत्तर देते हैं। सबसे पहले पूछेगा कि प्रयुक्त उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम देते हैं। पहला पूछा है, ठीक है, गद्यांश पूछा है, मतलब क्या हो जाए आपको इसका का संदर्भ पूछा है। तो संदर्भ शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, ध्यान समझिएगा। इसका संदर्भ लिखना है, हेडलाइन आना है संदर्भ, हेडिंग क्या लगाना है संदर्भ, और हेडलाइन आना है ब्लैक पेन से फिर लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ध्यान सुनिएगा, प्रस्तुत पद्यांश सॉरी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं पाठ से लिया गया है, जिसके जो लेखक है कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ठीक है, पद्मलाल पुन्ना जी बख्शी जी हैं। तो इस तरह इसका संदर्भ मिला था। ये आपका 2 नंबर का हो गया। ठीक है, अब इससे दूसरा प्रश्न क्या हो जाए, ध्यान सुनिएगा। दूसरा प्रश्न पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित किया गया, ध्यान सुनिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक बन जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत का गौरव गौरव का स्वप्न देंगे। यहाँ पर स्वप्न देंगे, यहाँ तक आपको क्या करना है, आपको व्याख्या करना हिंदी में। तो चलिए इसका व्याख्या लिख देते हैं कि विद्वान लेखक श्री बख्शी जी साहित्य सुधारक की प्रक्रिया प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि युवा साहित्यकार वर्तमान में ही भूत और भविष्य का समन्वय करते हुए यह सोचकर प्रगतिवादी साहित्य की रचना कर रहे हैं, क्योंकि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव का वर्णन किया गया है। अतः भविष्य में उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु कुछ समय पश्चात ही उनके सोचे सोचे कि यह भव्य इमारत धाराशायी हो जाएगी और आज के ये युवा लेखक भी एक दिन वृद्ध होकर अतीत का गुणगान करेंगे और उस समय के जो युवा साहित्यकार होंगे वे वर्तमान के असंतुष्ट होकर कोई और नया साहित्य रचने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह क्या करना था, रेखांकित अंश की व्याख्या करना था। अब हम बढ़ते इसके तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या पूछा है कि प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता से क्या तात्पर्य है। जो इस गद्यांश में जो प्रगतिशीलता लिखा है इससे क्या तात्पर्य है, तो प्रगतिशीलता साहित्य निर्माता यह समझकर साहित्य निर्माण कर रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर देना था। ये प्रश्न कितने नंबर का है, आपका 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा संस्कृत से है। ये भी आपके एग्जाम में शायद 4 नंबर का पूछता है। ठीक है, 4 या 5 नंबर का पूछता है, कितना सॉरी 5 नंबर का पूछता है, जिसमें 2 नंबर का आपका संदर्भ होगा और 3 नंबर का हिंदी में अनुवाद होगा। 5 नंबर का प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न का भी निपटारा कर देते हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला आपका गद्यांश है और 2025 का भी आउट क्वेश्चन में। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, हिंदी में क्या करना है, आपको अनुवाद करना है। सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़िए, फिर इसका संदर्भ में लिखा है उसको भी देख लेना है, फिर इसका हिंदी में अनुवाद किया उसको भी आपको देख लेना है। ठीक है, तो वाराणस्याम प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योतिः गोदते। ठीक है, अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवाहित जननाम ज्ञानम च विद्यति अत्र अनेक आचार्य मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। ठीक है, तो इस तरह इस गद्यांश को पढ़ना है। फिर इसका क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ क्या लिखना है,
संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक के वाराणसी पाठ से लिया गया है। ठीक है, इस तरह से संदर्भ लिखना है, ये आपका 2 नंबर मिल जाएगा, एक लाइन लिख देंगे तो ठीक है। फिर इसका हिंदी में अनुवाद करना है, तो हिंदी में अनुवाद क्या लिखना है, हिंदी में अनुवाद लिखना है कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है और वर्तमान में ही यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और लोगों को ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक उच्च कोटि के आचार्य तथा विद्वान के द्वारा वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में आज भी प्रयासरत हैं। ठीक है ना, प्रयासरत मतलब लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह का हिंदी में अनुवाद करना था। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं इसका अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न आपका अब आ गया फिर गद्यांश, हिंदी का गद्यांश लिखना, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी गद्यांश है और 2025 का भी आउट क्वेश्चन है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस चैप्टर का ये क्या है, गद्यांश है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ध्यान से कह रहा है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों के आंखों से गिर जाएंगे, तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास में ही बैठा दिया जाऊंगा। इस तरह गद्यांश पढ़ना था। अब गद्यांश रिलेटेड आपको 3 प्रश्न पूछेगा और तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न पूछेगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर कहेगा गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, फिर कहेगा ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर हम दे देते हैं, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना वो ध्यान से देखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको हेडलाइन लगाना संदर्भ। ठीक है, फिर इसमें लिखना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया है। इसके लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, तो इस तरह इसका आपका लिखना था, संदर्भ लिखना था, इस तरह आपको 2 नंबर इस पर मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या हेडलाइन लगा देना है ब्लैक पेन से। फिर लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या अर्थात जलन का भाव भरा रहता है उसके हृदय में सर्वप्रथम बुराई करने के गुण का भी जन्म हो जाता है। इसलिए वे निंदा अर्थात बुराई का ईर्ष्या की बड़ी बेटी कहा है। ठीक है, दिनकर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह दूसरे लोगों की बुराई करने में भी बहुत कुशल होता है। ठीक है, तो इस तरह इस पर भी 2 नंबर आपको मिल जाएगा, व्याख्या करना था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न पूछा है कि दिनकर जी कहते हैं, तीसरा प्रश्न क्या पूछा था ध्यान समझिएगा। तीसरा प्रश्न कहा था कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा क्यों करते हैं, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं वो दूसरे की निंदा क्यों करते हैं। तो उसका उत्तर लिखना है कि दिनकर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह दूसरे लोगों की बुराई करने में भी बहुत कुशल होता है। उसे लोगों की बुराई करने में अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। वह सोचता है कि वह बुराई करके करके बुराई के द्वारा अमुक व्यक्ति को सामने वाले की नजरों में गिरा कर बिना कोई अच्छा काम किए, बिना कोई परिश्रम किए सम्मान का पात्र बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का भी उत्तर देना था कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा क्यों करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको देना था। ये प्रश्न कितने नंबर का है, 2 नंबर का है और इसको मैं साफ कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न का पद्यांश आ गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भी आपका एक पद्यांश हो गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश हो गया। 2025 का भी आउट क्वेश्चन हो गया। 2025 कौन क्वेश्चन हो गया, आउट क्वेश्चन हो गया। ये आपका पद्यांश है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहने में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। ठीक है, तो इस तरह पद्यांश पढ़ लेना है। फिर आपको आया कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर रेखांकित अंश व्याख्या कीजिए, फिर इससे एक और क्वेश्चन पूछेगा तो रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है, ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है, इन दोनों क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। पहला प्रश्न पूछेगा प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर कहेगा पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, फिर पूछेगा कि पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा प्रकट करता है। और तीनों प्रश्न कितने में कराएंगे, 2-2 नंबर कराएंगे, मतलब टोटल 6 नंबर हो गया और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना ध्यान से देखिएगा। आपको हेडिंग लगाना है प्रस्तुत कविता, संदर्भ आपको हेडिंग लगा लेना ऊपर। ठीक है, ब्लैक पेन से। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से अवतरित है। तो इस तरह इसका क्या लिखना था, संदर्भ लिखना था कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से
अवतरित है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न का उत्तर देना है कि पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो क्या कह रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहने में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिन प्यारी को ललचाऊं। तो इसका हिंदी में अनुवाद करके ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, जो कवि फूल के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, जो कवि है ये फूल के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है कि मुझे यह चाह नहीं है कि मैं किसी सुर सुंदरी के गहनों में गुथा जाऊं, मेरी यह भी चाह नहीं है कि मैं प्रेमी माला में पिरोया जाऊं तथा प्रियतम को आकर्षित करूं। ठीक है, तो इस तरह इस दोनों पंक्ति क्या करना था, हिंदी में अनुवाद सॉरी व्याख्या करना था। तो इस तरह इसका क्या होगा, व्याख्या होगा। ठीक है, ये दोनों में कराएगा। फिर से तीसरा प्रश्न पूछा आपका, तीसरा प्रश्न क्या पूछा है, तीसरा प्रश्न पूछा है कि पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा प्रकट करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि जो पुष्प है, पुष्प वनमाली के समय अपनी इच्छा रखती हुई कहती है कि हे वनमाली, मुझे डाल से तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जिस मार्ग से मातृभूमि पर सिर का बलिदान चढ़ाने के लिए अनेक देशभक्त वीर गए हैं। ठीक है, जो पुष्प है वनमाली से कहती है कि हे वनमाली, मुझे तोड़कर उस रास्ते फेंक देना जिस रास्ते से जो हमारे देश के वीर हैं वो जाएं। ठीक है, तीसरे प्रश्न का उत्तर देना था। ये भी आपका 2 नंबर का था। टोटल 3 प्रश्न था, 6 नंबर का हो गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट आपका संस्कृत का पद्यांश है। इसके पीछे मैंने गद्यांश कराया है, ये आपका पद्यांश है। ये भी आप कितने नंबर कराएगा, ये भी आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा, 5 नंबर का। ठीक है, संदर्भ सहित लिखना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो सबसे पहले इस पद्यांश को पढ़ लीजिए कि बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय है, उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। ठीक है, अब इसे क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखना है, ध्यान से देखिएगा। संदर्भ हेड लगाना ब्लैक पेन, फिर लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, तो जो प्रस्तुत श्लोक है ये हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, इस तरह इसका संदर्भ लिखना था। फिर अब इसे क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो हिंदी में अनुवाद क्या लिखना है, ध्यान समझिएगा। लिखना है हिंदी में अनुवाद ब्लैक पेन से लगा देना। फिर लिखना है कि बंधन हो अथवा मरण हो, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। बंधन हो या मरण, जीत हो या हार हो, दोनों ही स्थिति में क्या होता है, जो वीर होता है वो समान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर देना था, हिंदी में अनुवाद करना था। आशा करते हैं कि ये वाला आपको पद्यांश बिल्कुल समझ में आ गया होगा और ये वाला पद्यांश वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही प्रश्न रहते हैं। बाकी जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें था मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। बाकी जो कुछ पोर्शन बच रहे हैं उसको मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।